262 है और हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक सिलेंडर दिया गया है, उसका रेडियस मास m है, मास ऑफ सिलेंडर इज m और उसका रेडियस r है, m एंड रेडियस r, ये हमारे पास दिया हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन गिवन। इनिशियली इसको क्या किया गया है, इस सिलेंडर को घुमा दिया गया है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। जो इनिशियली इसको हमने अबाउट इट्स एक्सिस, जो सिलेंडर, अगर हमारे पास ये सिलेंडर है, ये देखिए, दिस इज आवर सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, इसको घुमाया है अबाउट इट्स एक्सिस। तो एक्सिस ये है इसका, अबाउट इट्स एक्सिस इसको घुमाया है, यू हैव बीन गिवन ए रोटेशन, और जो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल इसकी थी वो ओमेगा 0 है। उसके बाद क्या कहता है ये, देन ही इज सेइंग दैट इस सिलेंडर को हमने आहिस्ता आहिस्ता, ये मतलब हवा में हमने घुमाया है किसी तरीके से, और इसको हमारे पास एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है लाइक दिस, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर इस पे घूमते घूमते हमने इसको रखा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसको उतारा है इस पे, और ये घूम ही रहा है तो इस पे बैठा है ऐसे। ये इसका कहने का मतलब है कि हमने इट इज रोटेटिंग, ये इसका एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, ये तो अपने हवा में दे दिया, और फाइनली हमने इसको घूमते घूमते ही आहिस्ता वर्टिकली लोअर किया है, ताकि इसका जो ये लेटरल सरफेस है ये इस सरफेस पे रहे। ठीक है, ऐसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो क्वेश्चन पूछता है, जब ये घूमता है तो हमें बताना है, और इस सरफेस और इस सिलेंडर की जो ये लेटरल इसका जो सरफेस है, इसके दरमियान एक फ्रिक्शन है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो हमसे पूछा गया है कि ये सिलेंडर कितनी देर तक मूव करेगा विद स्लाइडिंग। इसका मैं बताऊंगा ये क्या बताता है। और दूसरा बताया गया है कि जब तक ये स्लाइडिंग कर रहा है तब तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद हम इसका सारा मैथमेटिक्स करते हैं। देखो, जब हम, आप ऐसे अज्यूम करो, अब हम ऐसे देखेंगे, वी विल सी, ये हमारा सरफेस है, सिलेंडर घूम रहा है, तो ये आप मान लीजिए ऐसे हमने सिलेंडर का इस पे रख दिया, आराम से रख दिया, ठीक है, दिस फेस हमने यहाँ पे रख दिया, ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है। तो चूंकि सिलेंडर इनिशियली घूम रहा है विद सम वेलोसिटी ओमेगा 0, फिजिक्स इसकी देखते हैं, चूंकि ये ओमेगा 0 है, यहाँ फ्रिक्शन है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम जब जस्ट ये टच करेगा। अगर हम देखेंगे v0, इस पॉइंट की कितनी होगी, जो कांटेक्ट में आए ये सारे पॉइंट्स की, जो ये लेटरल फेस इसका है, तो इनकी वेलोसिटी होगी r, अगर इसका रेडियस है r ओमेगा 0। लेकिन वो होगी किधर की, चूंकि हमने अज्यूम किया ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। तो हमारा जो v0 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा उस टाइम। क्योंकि v0 इस टाइम है, दैट मीन्स दिस पोजीशन इज मूविंग रिलेटेड टू दिस सरफेस। अब आप याद रखो, फ्रिक्शन तभी होगा व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, करेक्ट। फ्रिक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा, फ्रिक्शन पैदा तभी होगा व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब ये पॉइंट इधर की ओर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v0, जो हम देख रहे हैं वो हमने निकाला भी, उसका कितना वेलोसिटी होगा एट व्हेन जस्ट इट इज टचिंग इट विल बी vr ओमेगा 0, ठीक है। तो उस टाइम देयर इज अ रिलेटिव मोशन, क्योंकि यहाँ सरफेस फ्रिक्शनल है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दिया है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इस चीज को, इधर की इस रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। और फ्रिक्शन कौन सा होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वेदर इट विल बी अ काइनेटिक, और नॉर्मली ये काइनेटिक ही होगा, उसको हम Fk बोलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ये अगर बॉडी इस पॉइंट को इधर की ओर खींचना शुरू कर देगा, और दूसरा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो ये एक्चुअली इसका जो रोटेशन है, इस रोटेशन को भी कम करना चाहेगा बाय गिविंग अ काउंटर टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। समझ रही है बात। तो अब आपके पास ये चीज आ रही है कि यहाँ क्या होगा, जो ही हमने इसको लोअर किया, तो ये पॉइंट it is moving relative to this, since there is a friction, the friction will come into existence। तो frictional force यहाँ की ओर होगा, that will be a kinetic friction, वो मैं बताऊंगा क्यों kinetic होगा। और
ये फ्रिक्शन चूंकि अबाउट दिस एक्सिस, जो इसका ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सिलेंडर, तो इसके अबाउट एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो इस चीज को कम करने की कोशिश करेगा और इस चीज को यहां मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही होता है टू रिड्यूस, इनफैक्ट टू नलिफाई द रिलेटिव मोशन। कोशिश करता है फ्रिक्शन की इन दो पॉइंट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन ना हो। और ये आपको समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन क्या करेगा। अब जब ये फ्रिक्शन होगा, क्यों ही यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगेगा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स ही, अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स के दो काम होंगे जो मैंने आपको बताया। वन, इस पॉइंट को यहाँ की ओर मूव करने की कोशिश करेगा और इसका रोटेशन कम करने की कोशिश करेगा, काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम यहाँ देखेंगे, जब इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, दैट इज कॉल्ड Fk, अगर हम लेंगे वो जो ही ये इस पे लगा, जो ही ये इस पे लगा, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये रुक जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं, तो वो उसकी वजह से ये बॉडी इधर की ओर स्लाइड करना शुरू कर देगा, इधर की ओर मूव करना शुरू कर देगा, साथ में ये रोटेट भी कर रहा है। इनिशियली इसका ओमेगा 0 था, अब यहाँ से एक काउंटर टॉर्क लग गया, बिकॉज फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है तो दिस इज द फोर्स विच विल प्रोड्यूस ट्रांसलेशन, फ्रिक्शन फोर्स जो ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी में, और यहाँ से एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी Fk into R। वो इस ओमेगा को खत्म करने की कोशिश करेगा, जो इनिशियल जो इसका रोटेशन है इसको कम करने की कोशिश करेगा। सो हमारे पास फ्रिक्शन के दो काम है, इसको ये ट्रांसलेट करेगा और इसको ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। यहाँ इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, ट्रांसलेशन जिसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बढ़ाएगा क्योंकि ये यहाँ पे एक्ट करेगा, और इसको ये रोटेशन मोशन कम करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। सो दिस फ्रिक्शन हैज ऑलरेडी, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये याद रखो, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका वैल्यू कितना होगा, mg, क्योंकि मास होगा, इनटू k, जो नॉर्मल होता है, म्यू के जो होता है हमारा यहाँ म्यू है, और नॉर्मल के एन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ही लिखते हैं, दैट विल बी के इंटू एन विच विल बी के एम जी। अब आप इस एक्सप्रेशन की तरफ देखिए, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने आपको बोला इट इज ऑलरेडी मूविंग, तो ये इस काइनेटिक फ्रिक्शन की हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो कांस्टेंट रहती है। सो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अभी कांस्टेंट है, so it will definitely produce a constant acceleration। so हमारा acceleration जो हम बोलेंगे कि जो ये फोर्स, इसकी वजह से जो ट्रांसलेशनल मोशन एक्ट करेगा, जो सेंटर ऑफ मास को फॉरवर्ड मूव इस डायरेक्शन में इधर की ओर मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो अगर हम देखेंगे Fk की वजह से फोर्स इज Fk, दैट विल बी m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, that will be our, so AC will be, because m and m will go, so it will be kg, तो acceleration of center of mass। अब आप देखो acceleration of center of mass भी हमारी constant है, so our center of mass is moving with a constant acceleration। तो मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये constant है, we can use our equations of kinematics, हम अपनी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू u प्लस s इक्वल टू ut प्लस 1/2 of at square। Always use these equations when acceleration is constant, because our force is constant, because it is kinetic friction which has already reached its maximum value। so हम ये यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटर ऑफ मास इधर की ओर स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो दैट इज, ये स्लिप कर रहा है, एक्चुअली ये स्लाइड भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। अब सिलेंडर स्लाइड भी करेगा, रोटेट भी करेगा, प्योर रोल नहीं करेगा। दिस पॉइंट इज स्लाइडिंग, इधर रिलेटिव मोशन अभी है, आगे जा रहा है, तो देयर इज, अब इसकी वेलोसिटी ड्यू टू जो इनिशियल हमने एंगुलर वेलोसिटी दी थी इस तरीके से थी, इस डायरेक्शन में थी, अब फ्रिक्शनल फोर्स इसको इधर की ओर तो इस वेलोसिटी को कम कर रहा है, साथ साथ वो इस रोटेशन को भी कम कर रहा है, और एक पॉइंट आ जाएगा जब
इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली हो जाएगी जो जब हमारी रोलिंग हो जाएगी, देन एट दैट टाइम दिस v विल बी इक्वल टू r ओमेगा। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी vcm विल बी इक्वल टू r ओमेगा। उस टाइम ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा विद दिस और फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा एंड बॉडी विल रोल। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम पहुंच गए कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। दिस इज द वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन। अब रोटेशन मोशन पे फर्क क्या पड़ेगा, हम दूसरे पोस्ट पे जाएंगे। ये था हमारा ट्रांसलेशन। अब रोटेट भी कर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप इसको समझो। ये हमारा सिलेंडर है, इनिशियली ये ओमेगा 0 से इधर जा रहा था, अब इस पे काउंटर टॉर्क लगेगा क्योंकि यहाँ एक रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। दिस इज एट r, सो काउंटर टॉर्क लगेगा। सो टाउ विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे टॉर्क का, इसको अगर काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, तो अगर हम क्लॉकवाइज को फिर नेगेटिव लेंगे, सो टाउ विल बी माइनस एफ के इंटू आर। व्हाट इज एफ के? दैट इज एम जी, okay, which will be, so this will be the torque. So what will this torque do? This torque will, it will be equal to IC. This will be producing a retardation. It will be a retarding torque. It will be a retarding torque. How much it will be? It will be IC into alpha, angular retardation. So what is IC for this? जो हम moment of inertia about for this cylinder, it is 1/2 of mr square. So our minus, this is our kmgr, because fc is this, will be equal to 1/2 of mr square into alpha. So our alpha, angular retardation, comes out minus 2 kg divided by r. Look at this expression also. This is because our retarding torque is also constant, because our retarding, this Fk is constant. This is a kinetic friction. We cannot, we have reached its maximum value. So हमारा जो retarding acceleration है वो हमारा constant आ रहा है, क्योंकि इसमें k भी constant है, g भी constant है, r भी constant है। अब हमें स्लिपिंग टाइम निकालना है। तो पहला पार्ट हमारा है what is the slipping time, कब तक ये घूमता हुआ आगे जाएगा, as long as there is a relative motion on this। मेरे कहने का मतलब है ये ऐसे 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 आपको स्लिप करते हुए ये आगे चलता हुआ दिखेगा ये बॉडी। सो अब हमारा पास what will be velocity of center of mass at any time, that will be, because initially it was 0, so we can use v equal to u plus at, our expression, right? So u was initially 0 because it was not moving in the horizontal direction. A, we calculated acceleration of the center of mass AC, which is equal to kg, right? So our vc as a function of time, किसी भी time अगर हम निकालना चाहें, u was 0, it is act, so it will be kg into t, right? So इसी तरीके से what is its omega at any time, because retarding acceleration is constant, we can use the rotational equivalent of this expression. Omega at any time of this body will be omega 0. There was initial rotation because we have given it that, हमने दिया था इसको, plus alpha t, so which is omega 0. Now this is minus 2 kg divided by r into t, right? So we have two equations. So what is the slipping time? So ये कब तक स्लिप करेगा, ऐसे कब तक ही चलेगा, एज लॉन्ग एज देयर इज नो, जब रिलेटिव मोशन खत्म होगा, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to r into omega, right? T, correct? So what is our, from this expression, if you equate these two, time जो हमें calculate करना, time at which slipping stops, यानी कहाँ तक ये, यहाँ तक ये स्लिप करेगा, slipping stops, we can calculate it at that time. This thing will happen. Velocity of center of mass will be equal to r omega t, or omega t. At that time, this condition will be achieved. So you can have this expression. This is k
G T0, let's call that time T0, will be equal to omega 0 minus 2 kg by R into T0 into R. So after that, we will go to another page. So it will be kg T0 will be omega 0 R minus 2 kg T0. So 3 kg T0 will be equal to omega 0 R. So our T0 will be omega 0 R divided by 3 kg. So this is the time after which the slipping will start and pure rolling will go on. So we have to calculate the total work done by the friction force. Now remember, during rolling, the frictional force does no work. In fact, in this case, there will be no friction when it starts rolling because friction khatam ho jayegi, because there is no relative motion, there is nothing for the friction to come into existence. इस point, जो point of contact between two surfaces है, when there is plane rolling जब यहाँ होता है, जो pure rolling होते हैं, तो friction force होगा ही नहीं, क्योंकि there is no relative motion. As long as there is a relative motion, frictional force होगा. So जब तक ये slip कर रहा था, friction force was acting. Friction force was acting, and this point was also sliding. This point was also sliding. ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बात है. आप सोचेंगे कि ये पॉइंट तो मूव हुआ, लेकिन जब तक इस पॉइंट ने थोड़ा सा मूव किया होगा, फिर दूसरा पॉइंट आया होगा, फिर तीसरा पॉइंट आया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तब तक एग्जिस्ट कर रहा था और वो वर्क डन भी कर रहा था, बिकॉज इट वाज स्लोइंग इट, इट वाज रिटार्डिंग इट एंड गिविंग इट ए ट्रांसलेशन मोशन. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा है, वी डोंट नो द एक्सप्रेशन. हमारा फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट था, वी नो दैट आवर फ्रिक्शनल फोर्स वाज कांस्टेंट, बट वी डोंट नो द डिस्टेंस. तो इस केस में हमें पता ही नहीं है कि ये चला कितना है. तो डिस्टेंस कैलकुलेट, या तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने, वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन यूजिंग Fk into S, we can calculate it. But we don't know that, अभी तो हमें distance पता नहीं है, but we will use the energy conservation. We know that work done by all forces is changing kinetic energy. So in this case, potential energy तो इसमें potential gravitational potential कोई work done है, कर नहीं रहा है. So the only force जो work done कर रहा है वो frictional force है, क्योंकि वर्क डन के लिए तो या तो हमें ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट, चाहिए फ्रिक्शन फोर्स तो है हमारे पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. although we can calculate it, but we will use that energy method. We know that what is its velocity, so we will use velocity, final velocity when it starts rolling, that is velocity at t0, that will be kg, because it is Vc at t0. We have this expression here. अब देख लीजिए हमारा velocity of center of mass ये है kg t. t0 we calculated, so kg we calculated, so we can put it for the value of velocity, for the value of t, so it is 3 kg. आ रही है समझ बात कुछ? या वो t जब रोलिंग शुरू हो रही है, we are putting the value of t in this, so we get the velocity at that time when pure rolling started. It comes out to be omega 0 r by 3. ठीक है जी, तो आपके पास omega 0 r by 3 आया, that is the velocity of center of mass. This is translational velocity, right? अब चूंकि हमारे पास it is a condition at which rolling started, तो आप इसका angular velocity भी निकाल सकते हैं. You can divide it by r, so it will be, so what will be the angular velocity? So angular velocity when rolling started कितनी होगी? सिंपली आप यहां से ही निकाल सकते हैं, ओमेगा 0 by 3. सो ओमेगा एट t0, करेक्ट. तो ये चीज हमारी आ गई, करेक्ट. तो क्यों चाहिए थी हमें? बिकॉज वी विल कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता है, वो भी मैंने कैलकुलेट की, ओमेगा 0 by 3. सो वी कैन से दैट, so K final. So what is the final kinetic energy? That will be 1/2 of m Vf square plus Ic 1/2 of
IC omega f square. Correct? So you got it. So if you substitute for this value and omega f, these values, तो आप ऐसे करेंगे kf will be 1/2 of m omega. This will be okay. We'll substitute it as omega 0 r by 3 whole square plus 1/2 of mr square. It is also 1/2 of mr square. Okay, I see. And this is omega 0 by 3 whole square. So if you calculate it, it will come out to be your, this will come out to be 1 by 12. I calculated it in r square omega 0 square. So what was the initial kinetic energy, if you want to know it, initial kinetic energy? Now remember, we have two kinetic energy because the body is translating before rolling. It's translating. It's also after achieving rolling, it will also translate and rotate. It is translating and rotating. So that is why हमारे पास दो kinetic energy है. Kinetic energy due to translation and kinetic energy due to rotation. तो ये है इसकी kinetic energy जब इसने rolling शुरू की है. Because we have put the values of Vc and omega Vf and this there as omega f. Here you can see it. जो हमने वैल्यू इसमें डाल दिया. तो हमारा क्या था, इनिशियल था हमारा 1/2 of mr square by 2 omega 0 square. This was because initially इसका omega 0 ये था. So it will be 1 by 4 mr square omega 0 square. Right? So work done will be, now you can subtract it. Final minus initial, it should come out to be negative 1 by 12 mr square omega 0 square minus 1 by 4 mr square omega 0 square, which comes out to be 1 by 6 mr square omega 0 square. तो ये है इसका work done by the friction force. अब इसमें ये देखिए नेगेटिव है, so that is what is done by the friction force. तो इसमें एक चीज है, उसके बाद क्या होगा? Once we have rolling, तो friction 0 होगा because there is no relative motion. The body will continue to move with this velocity in this direction and it will continue to rotate with this angular velocity in this direction. तो frictional force नहीं आ जाएगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो समझने की बात ये है, मैं आपको एक बार फिर इसमें थोड़ा बताऊं कि we have, जब भी ये सिलेंडर इस पे पड़ा, it was initially rotating with some omega 0. जो ही हमने इस पे रखा, there is a relative motion between this point and this point. So चूंकि ये point इधर की ओर जा रहा है, remember the velocity is in this way, friction will come in this direction. So frictional force will do two things. One, it will try to translate this body in this direction so that this point also translate it, तो इसकी velocity कम हो जाए. और second, it will try to rotate it in this direction, यानी counter torque प्रोड्यूस करेगा ताकि जो चीज फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है वो चीज कम हो. और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, a condition will reach when the body will start rolling. और जब ये रोलिंग करेगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा. So long as, जब तक रोलिंग हो जाएगा, body will continue to translate and rotate, यानी कि यहाँ पे हमेशा स्लिप होगा. There will be a relative motion here. तो उसकी वजह से क्या होगा, तो we have calculated, we have used the formula, but एक चीज है बहुत ही important है, Fk is constant. अगर आप ये समझेंगे कि Fk इधर constant है because it is kinetic friction which is equal to mgn here, right? तो आप देख सकते हैं कि you can use the equations, जो constant acceleration की हमारी kinematics की equations है, in both forms. Kinematics की equation in both forms, you can use them in this case and you can derive the velocities because, and using the rolling condition, v equal to v of center of mass is equal to r omega. जब आप ये rolling condition इसमें use करेंगे, you can calculate the final velocity of translation, final velocity of rotation before when rolling will start, and then use energy conservation and solve this problem. If you like this video, subscribe and subscribe the channel and like the video so that I can post it again. Thank you.